ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं और मैं इस प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए मतलब नेक्स्ट लेक्चर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको कुछ आगे की बातें बताता हूं और आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूं। और चलो देखते हैं कि इसमें क्या मैं तुझे बताने वाला हूं और क्या मैं तुझे सिखाने वाला हूं। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या लिखा हुआ है जी? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये नाम सही है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये ऐसा चीज होने को है जो अकेले होगा ही नहीं, यानी कि दो के बीच में कुछ होने वाला है। और दो के बीच में क्या होने वाला है सबसे पहली बात है वो मैं तुझे बता दूं। दो के बीच में ये होने वाला है ना स्टूडेंट, जैसे कि इसका कहना नहीं है कि तुम रहोगे तो हम नहीं, हम रहेंगे तो तुम नहीं। जैसे कैसे है कि अगर दिन रहेगा तो रात नहीं रहेगा और रात रहेगा तो दिन नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से सपोज कीजिए, मान लो जब तक नहीं है जब तक मान के ही काम चलाते हैं। तो चलो देखते हैं। लेट हमने मान लिया कि ई बी एन इवेंट, हमारे पास जो ई है यानी कि ई नाम का जो शब्द है वो कोई एक इवेंट है, यानी कि इवेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एंड नॉट ई, नॉट ई जो है वो भी एक इवेंट ही है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता दूं कि नॉट ई को मैं कैसे डिनोट करूंगा। तो मैं नॉट ई को मैं ई डैश से डिनोट करूंगा, ई डैश। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि मैं ई बार से भी ई नॉट को मैं डिनोट कर सकता हूं। तो हमारे पास ई जो है वो ई भी एक इवेंट ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉट ई भी एक इवेंट है, यानी कि टोटल इवेंट कितना है हमारे पास? तो सर दो है, दो है। क्लियर है? क्लियर। which occurs, in which लिखे हैं जिसमें ई डैश यानी कि नॉट ई occurs आएगा, आएगा और आता ही है। लेकिन कब आता है? कब आता है? occurs, in which ई डैश occurs when ई नॉट occurs। मैंने कहा कि नॉट ई जो इवेंट है ना वो आएगा, लेकिन कब आएगा? जब ई नहीं आएगा तब। यानी कि अलग अलग वाली बातें हो रही है कि आप अपना कीजिए मैं अपना करता हूं, आप अपना साइड पकड़िए मैं अपना साइड पकड़ता हूं। यही तो हो रहा है यहां पे, है ना जी? तो चलो देखते हैं। ये हो गया। तो अब देन अगर ऐसा हो रहा है दो इवेंट के साथ, तो जो नॉट ई जो इवेंट है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ किसका? ई इवेंट का। कैसे? अरे दोनों एक दूसरे का रिलेटेड ना हुआ जी। ई आ रहा तो नॉट ई नहीं आ रहा, और नॉट ई आएगा तो ई नहीं आएगा, वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा भी तो चलेगा। अरे जैसे कि मैं तुझसे कहूं, क्या कहूं कि जो मेल है वो फीमेल का उल्टा होता है, तो फीमेल भी तो मेल का उल्टा है। जो दिन है वो रात का उल्टा है, तो रात भी तो दिन का उल्टा होगा। ठीक उसी प्रकार से ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो भी तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब तो क्लियर है जी? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़े ना, चलो। देन नॉट ई इज said to be complementary event, लेकिन किसका? ऑफ ई इवेंट, यानी कि ई इवेंट का एक हमने क्या कह दिया है? तो ओके स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में। अब मैं तुझे बतला दूं और सिखला दूं कि जब ये तो मैंने एक डिफिनेशन के भाषा में मैंने आपको समझाया और बतलाया और सिखाया।
अब समय आ गया है कि मैं आपको इसको एक समराइज्ड वे में लिखा दूं, यानी कि डेट इज क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1 होगा। यही होता है। अब तुम्हारा प्रश्न ये होगा कि सर ये आप 1 कह रहे हैं, आखिर ये 1 आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं 1? तो उसके पीछे का मेन उद्देश्य और मेन कारण यही है कि जब ये क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, आपको यही बताया गया था ना कि जब एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कोई एक का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है और कोई दूसरे का वैल्यू नहीं है, यानी कि किसी का तो 1 है और किसी का तो 0 है, तो 1 + 0 = 1 ही होगा। ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? तो ये भी आप लिखिएगा, इसे बॉक्स में पुट अप कर दीजिएगा, फिर मैं इसे मिटा दूं ताकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। नहीं तो और चलो देखते हैं, नीचे ही नोट में लिख लो कुछ बातें हैं जो नोट में सबसे पहला चीज है कि दुनिया का कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, दुनिया के प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन रहा है जो उसका वैल्यू है वो निश्चित है और वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, तो उसका जो वैल्यू निर्धारित और निश्चित है वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि प्रोबेबिलिटी रहेगा इवेंट ई का ही रहेगा। तो क्या होगा, देखो जब हम इसे लिखने से पहले तुझे समझना होगा बातों को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे सपोज करो कि हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को सोल्व किया है, यानी कि इस चीज का आने का संभावना इतना है, यानी अगर किसी चीज का आने का संभावना 100% रहता है, इसका मतलब है कि वो चीज हो गया या फिर हो जाएगा 100%। लेकिन अगर नंबरिंग के ये तो परसेंटेज के फॉर्म में हमने आंका ना, अगर नंबरिंग के फॉर्म में आंका जाए, जैसे मैं सपोज करो कि मेरे पास एक फुल ब्रेड है, गोलाकार जैसा एक पूरा समूचा एक रोटी है, तब मैं किसी को दूंगा पूरा तो एक रोटी दे दूंगा ना, बट अगर मुझे आधा देना होगा तो तोड़ के दूंगा, या फिर 1/4 कहिए या फिर 1/3 कहिए, तो 3 भाग करके एक कोना में उसे दे दूंगा तो 1/3 होगा, या फिर 4 भाग करके एक कोना दे दूंगा तो 1/4 होगा, किसका, उस ब्रेड का। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ब्रेड कितना है, अगर कोई 4 भाग कर रहा है एक ब्रेड को, एक रोटी को, और मुझे एक टुकड़ा दे रहा है, यानी कि 1/4 मेरे पास आ गया, यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेड, यानी कि मेरे पास आ चुका है। समझने के लिए समझिए मेरी बात को। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार से, यानी कि अगर संपूर्ण रूप से उसको दे दिया जाता तो 1 रहता जी, इसको मतलब कोई शक नहीं है। अगर 1/3 कह रहे हो या फिर 2/3 कह रहे हो, इसका मतलब है कि आपने पूरा नहीं दिया है, यानी कि 1 से तो ज्यादा नहीं होगा। अगर समूचा पूरा रोटी देना हो तो 1 ही रह जाएगा ना, और कम भी क्या होगा, तो 1 के ही बीच में ला कर 0 कैसे 0 हो सकता है, यानी कि तुम रोटी ना भी दे सकता तो 0 हो गया ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0, और तुम संपूर्ण रूप से दे दिया तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, और यानी कि डिवाइड करके उस ब्रेड को दे रहा है तो इसके 1 और 0 के बीच में, यानी कि मध्य में लाई कर रहा है, और यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो 1 और इस साइड 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का। लेकिन ये कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के इक्वल हो सकता लेकिन 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा दिया कि नोट में पहली बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लेगा और लिखेगा किस लिए है ये, तो फॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट हो, मुझे उससे लेना देना नहीं, बस इवेंट है, तब यही होगा और यही है। क्लियर? क्लियर। जो दूसरी बातें हैं वो लिखाना लायक है। मैंने आपको कंसेप्ट दिया था इम्पॉसिबल इवेंट का और श्योर इवेंट का। इम्पॉसिबल इवेंट में मैंने क्या बताया था कि वो होगा ही नहीं, वो संभव ही नहीं है, मैंने यही कहा था। और श्योर इवेंट में मैंने कहा था कि वो होगा ही होगा, यानी कि संभव नहीं है जी, यानी कि उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी जीरो है, चांसेस जीरो है, ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा। तो और लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू जीरो कब, इफ it is an impossible event, जब ये इम्पॉसिबल इवेंट हो तब। समझ में आता है? आता है, अच्छी बात है। जो थर्ड पॉइंट है कि जब हमारा श्योर है, यानी कि निश्चित है कि ऐसा ही होगा और होकर ही रहेगा, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। कैसे? अभी भी मैंने कहा ना जी, ब्रेड का एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि किसी को रोटी देना हो तो फुल ब्रेड यानी कि 1 यानी कि 1 दे देंगे तो प्रोबेबिलिटी पूरे की पूरे तरीके से होगी। तो लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन कब? तो लिखेंगे व्हेन इट इज ए श्योर इवेंट, जब ये श्योर इवेंट है, यानी कि उसका होना तय है। जो फोर्थ पॉइंट है नोट में, इसी को लिखते हैं ये कि P नॉट E प्लस P E इज इक्वल टू 1 व्हेन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कब? जब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो यही होगा। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो करिश्मा, जरा सा बुद्धि लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर उसको इधर कर दो, तो P नॉट E को यानी कि P E डैश तो लिख ही सकते हैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस P E हो जाएगा। तो ये भी एक बन जाएगा आपका फॉर्मूला। या फिर और करके क्या लिख सकते हो, और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा, यानी कि तुम इसको छोड़ दो, यहां पे ध्यान दो। अगर मैं इसको रहने दूं और इसको उठा लूं और इसको उठाकर उधर कर दूं तो आपका P इक्वल टू निकल जाएगा, यानी कि आपका काम हो जाएगा। तो चलो तो देखते हैं, करते हैं। ये हो जाएगा क्या, P E इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी कि इवेंट तो है बट नॉट E है। मैंने कॉन्सेप्ट दिया ना जी कि नॉट E को E डैश से निकाल डिनोट कर दें, तो फिर क्यों चाहिए। तो ये आपका ये था फोर्थ पॉइंट, जिससे आपने 2 एक्स्ट्रा और फॉर्मूला निर्माण कर लिया। बच्चा लोग कम समय में इस क्वेश्चन को डील कर देता है इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। बोर्ड में ये देगा तो 1 नंबर में दे देगा, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि आप 10th में हैं और 10th के ये सिलेबस में, चाहे बिहार बोर्ड का हो, उससे क्या। तब यही होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या दे देगा कि बताओ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E जो दिया गया है वो इतना दिया गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का क्या होगा। तो इसको इधर करके इसको इधर करके ना निकाल देगा, ये कुछ है प्रोबेबिलिटी जितना भी दिया हो रहेगा 1 में से घटा देगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं तो क्या। ऐसा ही होता है। क्लियर है? क्लियर है। ये समय की बचत करने के लिए एक प्रकार का ट्रिक है ये,
जो कहना सो कहे, बट यू शुड मस्ट टेक इट इनटू योर माइंड। हमेशा अपने मस्तिष्क में इसे कीप करके रखिए, यानी कि संभाल करके रखिए। तो चलो इसे देख लो, लिख लो, फिर मैं मिटाता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए। यू शुड कभी भी जीवन में फुल स्टॉप जैसा नौबत नहीं लाना चाहिए। There should be no full stop in your life। और उसके लिए क्या करना हो, तो इसके लिए लगातार काम करते रहिए। कंटिन्यूटी इज मस्ट, मैंने कहा भी था एक दिन, लेकिन फिर से आपको याद दिला दे रहा हूं, क्योंकि आप तो भूल जाते हैं। अब एक क्वेश्चंस को डील कर लिया जाए। चलो ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि जब मैं कॉइन को एक बार टॉस करता हूं तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आया था आंसर 1/2। अब मैं दो कॉइन का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, यानी कि दो कॉइन को, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तब हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, देख लो, क्योंकि देखने से ही दिखेगा। लिखेंगे सपोज 2 coins are tossed, जब दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया, then what is the probability of getting at least one head। यानी कि जब हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाल दिए तो कम से कम एक हेड होना तय, यानी कि जरूरी है। तो इसका क्या संभावनाएं हो सकता है, अब मैं आपके साथ ही सॉल्यूशन करता हूं और साथ ही साथ चलते हैं, क्योंकि आगे पीछे क्यों चलना। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए अच्छे से, इसको मैं बताया जा रहा है कि दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, वो भी एक साथ, या फिर नहीं किया तो भी अंडरस्टूड है कि 2 coins are tossed, या फिर लिख दो यहां पे साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। साइमल्टेनियसली तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक साथ उछाला गया दो कॉइन को, तो कम से कम एक हेड आने का क्या चांस है जी। तो लिखेंगे कि सिंस 2 coins are tossed, कैसे, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ टॉस किया गया, साइमल्टेनियसली। चलो अच्छी बात है, तब क्या हो जाएगा, लिखेंगे देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहां पे ध्यान दो कि मैं यहां पे लिखा हूं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि क्या क्या होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कितने आएगा, मैं नंबरिंग की बातें नहीं कर रहा हूं। समझ में आता है? आता है। अब इसे और अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी काम करो, उस कामों को उखाड़ कर फेंक दो, अधूरा नहीं। तो क्या हो जाएगा, दो कॉइन को, मैंने दो कॉइन को टॉस किया है, तो क्या क्या करिश्मा हो सकता है, या फिर क्या क्या संभावनाएं हो सकता है, या तो दोनों हेड आ जाए। अरे हमने दो कॉइन को टॉस किया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों हेड ही आ जाए।
हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वो हेड आ जाए और दूसरा का टेल आ जाए, है ना? हाँ, ये भी संभव है। या फिर ये भी संभव है कि दोनों टेल ही आ जाए। या फिर और क्या चीज संभव है कि एक टेल आ जाए तो दूसरा हेड आ जाए, ये भी संभव है जी। खैर संभव तो कुछ भी है, बट फिलहाल के लिए यही संभव है। यानी कि अब नंबरिंग की बातें कर ले, देन इसीलिए टोटल नंबर क्या पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, तुम खुद ही क्यों नहीं बताता? ये ना, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि 4 गो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। नंबरिंग की बातें कर रहा, मैंने बेसिक से ही, शुरुआत से ही आपको पढ़ाता हूं। कोई भी चैप्टर में जब स्टार्ट करता हूं तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं वहां से शुरू करता हूं और पूरे एडवांस लेवल तक लगी मैं आपको बताने का और समझाने का प्रयास करता हूं। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे नाउ। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी जी? तो फेवरेबल आउटकम्स तो वही ना हुआ कि जब हम टॉस करें कॉइन को तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, ये हुआ आपका फेवरेबल आउटकम्स। तो आओ तो देखते हैं कि कितना है फेवरेबल आउटकम। कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक टेल भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हेड कम से कम होनी चाहिए। तो ये तो है ही, कहे कि इसमें तो दोनों हेड ही हैं। क्या ये हो जाएगा? हाँ, ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक हेड मौजूद ही है, ये हो जाएगा। अरे नहीं जी, क्यों? क्योंकि ये तो दोनों को दोनों टेल ही आ गया, ये हो जाएगा क्या? हाँ, ये हो जाएगा। जस्ट लुक एट दी व्हाइट बोर्ड, देखो एक टेल है और एक हेड है, यानी कि ये भी ले लेंगे तो टोटल क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, यानी कि टोटल नंबर हो गया फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3 हो गया। सर आप डायरेक्ट फार्मूला को लगा देंगे? नहीं, डायरेक्ट क्यों लगाना, डिटेल में जरा से सॉल्यूशन करो ना, क्योंकि डिटेल के लिए ही तो हूं। शॉर्टकट तो बुक में भी दिया गया है जी। अब लिखेंगे नो, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट क्या लेट जी, ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या at least one head, at least one head। हमने ऐसा मान लिया कि जो ई है वो एक इवेंट है, यानी कि घटना घटता है जिसको मैं एक हेड आ रहा है कम से कम जब दो पॉइंट को टॉस किया जाए। अब फार्मूला का इस्तेमाल करने का समय आ गया है, तो लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और इवेंट ई क्या है, तो ये है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एक हेड पाने का चांस है, संभावनाएं है। तो चलो लिखते हैं, फार्मूला क्या हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला हमने आपको बताया था, यदि आपको याद हो तो इसीलिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स कितना है तो 3 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है तो 4 है, तो ये 3/4। सर क्या ये आंसर हो गया, और नहीं तो क्या, ये जियो के ऑफर में डाउनलोड किए हैं, तुम्हारे सामने ना लाए हैं ये आंसर को खींच के, तो ये आंसर कहाँ नहीं है, यही है आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझा, यदि आपने मेरी बातों को सुना हो तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा वो 2 कॉइन को केस में लिया गया था, यानी कि 2 सिक्कों को उछाला गया था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2 कॉइन को नहीं लेंगे, तो सर क्या 10 कॉइन कर लीजिएगा, अरे 10 कॉइन को लेंगे तो यहां से बनाते तो चल जाएगा 84, और उतना नहीं लेना है। और ना देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। लेट्स हैव अ लुक, देखिए एक बार, मैंने 2 कॉइन का केस लिया है और उसमें मैंने आपको समझाया है, क्लियर है जी। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं 3 कॉइन का केस लेता हूं। क्वेश्चन है कि सपोज ऐसा मान लीजिए, मान लो, क्या हो जाएगा मान लिया, वैसे भी जो कुछ भी नहीं है वो मान के काम चलाया जाए तो वह बेहतर है। अरे मांग के नहीं जी, मान के तो वही कर रहे हैं। सपोज 3 कॉइन्स और टॉस, हमने ऐसा मान लिया कि 3 गो कॉइन्स को टॉस किया गया है, लेकिन क्या एक ही टॉस किया गया है, अरे नहीं सर, तो तब तो पक्का एक साथ टॉस किया गया, हाँ बिल्कुल एक साथ। then what is the probability of getting पहला में लिख लो एग्जैक्टली हेड, दूसरा में एटलीस्ट 1 हेड, या फिर तीसरा में कर दो कि एटलीस्ट 2 हेड। ये दोनों एक ही चीज है, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूं। यही है आपका क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को डील करते हैं और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे बने। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सिंस 3 coins are tossed, कैसे, तो साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस किया गया, तब क्या हो जाएगा, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स ना स्टूडेंट, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, देखो ना, इज इक्वल टू 3 कॉइन को चूंकि टॉस किया तो शायद ये हो सकता है कि तीनों के तीनों हेड ही आ जाए। हाँ ये भी, या फिर ये हो सकता है कि 2 कॉइन पर हेड आए और 1 कॉइन पर टेल आ जाए, हाँ ये भी हो सकता है बिल्कुल। या फिर ये हो सकता है कि 1 कॉइन पर हेड आए, फिर दूसरे पर टेल आ जाए, फिर तीसरे पर हेड आ जाए, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर और ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि
पहले कॉइन पर ही टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पर हेड और तीसरे पर भी हेड ही आ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी संभव है कि पहले पर ही टेल आ जाए, दूसरे पर भी टेल आ जाए और तीसरे कॉइन पर हेड आ जाए। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले कॉइन पर टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पर हेड आ जाए और तीसरे कॉइन पर टेल आ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन पर हेड आ जाए और दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए और तीसरा कॉइन पर भी टेल, या फिर तीनों कॉइन पर टेल ही आ जाए। ये भी हो सकता है। ये संभावनाएं हो सकता है। जब तीन कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यही आएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स तो हमने लिख लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग ये लिख लें, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल नहीं पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या है, कितना नंबर है, तुम गिन के खुद ही क्यों नहीं बताता? ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर, 8 है ये टोटल। क्लियर है जी? क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, 8 है, ये जो यहां से यहां तक का सॉल्यूशन किया है तो पूरे के पूरे इस क्वेश्चंस के लिए है। ये पार्टिकुलर पहला और दूसरा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब मैं फर्स्ट के लिए, अब पहले की बात आती है, तो क्या कहता कि एग्जैक्टली हेड आना चाहिए। एग्जैक्टली हेड तो यही है, क्योंकि इसमें अगर देखा तो 2 टेल और 1 हेड है, इसमें भी 2 टेल और 1 हेड है। तो कहां से ये एग्जैक्टली हेड आ रहा है? एग्जैक्टली हेड तो यही है ना सिर्फ, क्योंकि एग्जैक्टली हेड कहने का अर्थ है कि केवल और केवल हेड ही होना चाहिए। एग्जैक्टली हेड तो एक ही तो है इसमें। तो इसीलिए लिखेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना है? 1 है। और नाउ कर दो, मान लो कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या? एग्जैक्टली 1 है कि जो हमारा ई है वो कोई एक घटना घटता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड ही आता है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कर दो, यहां E1 कर दो, पूरे कैसे कर दो, क्योंकि यहां पर 2 है तो ये हो जाएगा E2। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला लिखो, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स Y क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो चलो तुम खुद बताओ कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1 है और पॉसिबल क्या है? 8 है, यानी कि 1/8। और यही इसका आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लिखिए यहां तक, फिर मैं इसे मिटाता हूं और फिर मैं सेकंड में मूव करता हूं। हो गया?
देखो मैं यहाँ पे कुछ ही मिटा रहा हूं, मैं ऐसा क्यों किया हूं, जो देखो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो निकालना ही पड़ेगा इसके लिए, तो कहता है कि एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि कम से कम तो 2 हेड होना ही चाहिए। 3 भी हेड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हेड नहीं चलेगा, 2 हेड कम से कम। इसमें तो 2 हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और किसी में नहीं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है 4। और इसको मान लेते हैं E2, क्योंकि इसको E1 माना था इसके केस में, तो इसके केस में E2 हो जाएगा ना। तो E2 इवेंट के लिए क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, वही नियम। तो फिर वैल्यू सिर्फ पुट कर दीजिए जी, तो क्या हो जाएगा 4/8, यानी कि 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, क्लियर। और यदि आपका थर्ड केस में दे देता कि एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, तो क्या करते हैं, इसे लिखो। फिर मैं ये सेकंड का सॉल्यूशन है, इसका है, फिर मैं थर्ड का भी सॉल्यूशन आपको कर देता हूं, लेकिन ये सेकंड पहले लिखेगा तब ना। आई होप आपने लिखा होगा। चलो ठीक है जी। देखो अब कहता है कि कम से कम 1 हेड होना चाहिए, यानी कि 1 हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड तो होगा। तो इसमें तो है, इसमें भी, सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सब में है। और टोटल आपका एक नहीं है, यानी कि सब देखो ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो फेवरेबल आउटकम 7 हो गया। अब यहाँ पे E3 मानते हैं, E3 बराबर हो जाएगा, यानी कि 7/8, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये सॉल्यूशन 3 का है। तो कितना आसानी से हो गया जी। हाँ सर, आसानी से तो हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट मन में, कोई भी हिचकिचाहट किसी प्रकार का नहीं होनी चाहिए। इसे लिखो जल्दी से। लिख लिए हो गए। तो फिर ठीक है, बस आज के इस लेक्चर में मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूँ, यहीं पे विराम करता हूँ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए, है ना। यही तो एक डायलॉग है। और मैं अपना जो दूसरा चैनल है उस पर कुछ मैसेजेस देता हूँ कलेक्ट करके, कभी इधर से कभी उधर से, लाभ से रिलेटेड कुछ मैसेज रहता है, जीवन से रिलेटेड। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या उसमें आपको बताया जा रहा है उस चैनल पर, मेरा ही है। क्लियर है। और मैसेज के लिए मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, आप चाहे तो सीधे यहाँ और यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं उस चैनल। तब तक के लिए मुस्कुराते रहे।